हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जैसा आपको बताया था कि हम इस वीडियो में जो पर्यावरण की हम वीडियो बना रहे हैं आपकी, इसमें हम जो क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं 56, और पहले हमने आपको डिटेल में ये सारी वीडियो समझाई थी। उसके साथ हमने प्लस आपको 15 कराए थे। एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए छोड़ा था और उसका आंसर आपने कर लगा भी लिया होगा और सबने जो है समझ भी लिया होगा क्या चीज़ है वो। उसमें आपकी तारीखें थी और तारीखों के अनुसार जो चीज़ जब हुई है उसके बारे में बताया गया था, तो उत्तर वो सभी को पता चल गया होगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 56 प्रश्न हैं, तो 40 आपको आज करा रही हूँ मैं। और मुझे लगता है जो पहली वीडियो मैंने आपको दी है तो वो आपको सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी डिटेल मैंने आपको कराई है वहाँ से आप MCQ ज़रूर बनाएं। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपके MCQ बनते हैं तो वहाँ से MCQ आप ज़रूर बनाइए। चलिए चलते हैं आपकी वीडियो पर, प्रश्न पर। लेकिन उससे शुरू करने से पहले मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और दोस्त जो पहले से ही जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो है लाइक एंड शेयर से क्या होता है कि आपके द्वारा ये कंटेंट और दूसरों के पास भी पहुंचेगा, क्योंकि आप ही की तरह और भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, प्रमुख स्रोत कौन माना गया है? तो दोस्तों, आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, अशोधित वाहित मल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न है अगला, ताप विद्युत संयंत्र में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है। तो फ्लाई ऐश क्या है? हितैषी यानी कि लाभदायक, जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? तो इसमें ये वहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसमें चारों में से बताना है कि चारों में से कौन सा जो है इसमें जिसका किसमें उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश जो है पर्यावरण के लिए हितैषी है, लेकिन इसमें हम किसमें उपयोग करते हैं फ्लाई ऐश का? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चारों में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही पर्यावरण के लिए क्या है, हितैषी संसाधन माना गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल है, इसको आप पढ़ लेना आराम से बाद में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? प्रदूषण का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, कहाँ? शहरी क्षेत्रों में। तो आपको बता दें सड़क परिवहन, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर सड़क परिवहन क्या कहते हैं कि भारी मात्रा में चलते हैं, तो उससे क्या है, प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2022 तक के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। दोस्तों, लक्ष्य से संबंधित जितने भी आप प्रश्न हैं उनको जरूर करिए। जितने भी सरकार द्वारा लक्ष्य चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको आप जरूर कीजिए। दो प्रश्न भी कल आपको लक्ष्य से संबंधित कराए गए थे, योजना से संबंधित कराए गए थे। उनमें आपको जो है सन भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का उसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये वाला प्रश्न देख लीजिए, 2022 बायोमास से संबंधित है ये, और ये 10 गीगावाट इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आता भी है एग्जाम में। तो इसमें आपको बताना है डीजल, कोयला, पेट्रोल। तो आपको बता देते हैं बायोगैस इसका आंसर है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, अब आगे प्रश्न पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? यहाँ पर बताना है मौसम संबंधी खतरा। तो इसमें डी है, थोड़ा साफ सा नहीं लिखा, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बर्फानी तूफान होता है वह मौसम संबंधी खतरा इनमें से है। ठीक है, बाकी हिमानी, भूस्खलन, तटीय, ये इतने नहीं हैं और ये ज़्यादा है। तो 22 का देख लीजिए, डी उत्तर यहाँ पर बताया गया है। हिमानी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, मौसम तूफान जो है मौसम संबंधी खतरा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य के रूप में सर्जित करने का प्रस्ताव है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। मैंने कहा था कि जो माध्यम जो आपके सन से संबंधित है, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, और बाहर की भी, वो सब आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आपका ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? मुझे लगता है ये तो जीके में भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके में भी बनते हैं। और दोस्तों, अभी दोस्त कोई पूछ रहे थे कि जीएस की मैडम कोई बुक बताइए, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। उनके साथ साथ और भी सुन लीजिए कि अगर आपको जीएस की, वैसे जीएस का कोई भी कंटेंट जो किसी बुक में आपको एक साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि जीके का कोई
ये विस्तृत है, कोई सीमित तो है नहीं कि यहीं से आपसे पर्टिकुलर चीज़ पूछी जाएंगी। तो जीएस के लिए वैसे आप अगर पढ़ना चाहें तो घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए उसके आप मंथली भी आता है प्रतियोगिता दर्पण अलग से कंपटीशन के लिए, तो वो मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। दूसरे की पर्यावरण से भी और आपके जीके, समाज जीके, राजनीति, सब जगह से जीके का बनता है। और करंट में भी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी जीके में बनते हैं। तो कोई सीमा नहीं है, जितना आपको मिलता है वो आप सब पढ़ते रहिए और जीके अपना तैयार करते रहिए। तो आपका इसका उत्तर बता देते हैं, जल्दी से लगा लिया होगा आपने, तो इसका उत्तर होगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ डिटेल है इसकी, आप इसको नोट डाउन कर लेना बाद में। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ए, ये वाला उन्होंने लक्ष्य रखा है। इसको आप डिटेल में आगे देखें यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो 25 का ये तो मुझे लगता है सभी को पता हुदहुद के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न तो काफ़ी प्रसिद्ध है और एग्जाम में हमेशा आता है, जो देते रहते हैं उनको पता है। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 26, किसी देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है CO2 का? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और नेट का ये प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि नेट के जो सिलेबस है और असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो सेम सा है, कुछ ही यूनिट्स आपकी अलग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और नेट के सिलेबस की। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 यूनिट बदली हुई है, बाकी सब सेम है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको नेट का भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप नेट के भी वहाँ से देख सकते हैं। और यहीं से प्रश्न जो बनते हैं वहाँ पर भी आपको डाले गए हैं, और साथ में हिंदी की भी तैयारी कराई जा रही है आपके नेट के सिलेबस की। चलिए देख लीजिए अब इसका उत्तर। 26 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, ये बी। और ये प्रश्न आ भी चुका है नेट में 18 या 19 में, यहाँ पर इसके डिटेल है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में कौन से गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के वायु में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत प्रश्न बनते हैं, जो आपकी लास्ट वीडियो बनी थी उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न मैंने दिए थे आपको। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, फोम उद्योग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल है, इसको आप बाद में डिटेल में देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? जो प्राकृतिक खतरा नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो दावाग्नि, भूस्खलन, बिजली खौंदना, ये तो सभी को पता है, ये प्रकृति के कारण होता है। लेकिन रासायनिक संदूषण ये प्रकृति के कारण नहीं होता है। अब आप देखेंगे किसके कारण होता है, यहाँ पर डिटेल है इसकी, आप देख सकते हैं। सभी को पता है कि वो जो होता है मनुष्य जाति या फिर समाज के कारण ही होता है, ठीक है। 29 का आप में देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रदूषण के कारण मानव कैंसर को हो सकता है? दोस्तों, कैंसर की बीमारी आजकल कितनी हो रही है ये आप सभी को पता है। साथ में कोविड भी आ गया है, और मुझे लगता है इन जो बीमारियां हैं हम इसके कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो 29 का आपका उत्तर बता देते हैं, सीसा, ठीक है। अब ये सीसा क्या है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है सीसा है क्या, तो इसको भी जानिए कि सीसा है क्या और फिर इससे कैंसर क्यों होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए सीसा के बारे में यहाँ दे रखा है। लीड क्या है? एक प्रमुख प्रदूषक है जिसके कारण मानव को कैंसर हो सकता है। सीसा युक्त कौन कौन से होते हैं? सीसा युक्त वायु में धूल या धुआं जो होता है उसको सीसा युक्त बोला जाता है, उस वायु को, जिससे सांस लेने में फिर क्या हो जाता है? कैंसर। मानव में मस्तिष्क में किडनी की बीमारी जैसे घातक बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, कोविड तो आया है लेकिन आप लोगों को मास्क लगाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन आप मजबूरी को इसको फ़ायदा बनाइए, क्योंकि इससे अगर आप मास्क लगा के रखेंगे आने वाले टाइम में कोविड ख़त्म होने के बाद भी, तो आप कैंसर नामक बीमारी से भी बचे रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिसमें मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आता भी है, कई बार ये आ भी चुका है एग्जाम में।
तो इसका उत्तर आप बताइए क्या हो सकता है 30 का आपका उत्तर। तो 30 का आपका उत्तर होगा बी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। डिटेल यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लेना। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अभी अभी हम नदी का स्रोत पहले ही प्रश्न में पढ़कर आए हैं दूसरे में, लेकिन यहाँ पर पूछा है बड़ी बड़ी नदियों का जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, असंसाधित मलजल। वहाँ पर ये प्रश्न देखिए जो दूसरे में भी पूछा गया था, सेम वही उत्तर है, लेकिन जो है बिल्कुल घुमाकर यहाँ पर उत्तर बना दिया इसका, यहाँ पर प्रश्न घुमाकर बना दिया है। वहाँ पर सिर्फ एक नदी, यहाँ पर कई नदियाँ डाल दी, यहाँ पर उत्तर में थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। तो थोड़ा इन चीज़ों पे आप पकड़ बनाइए कि प्रश्न को कैसे कैसे ये बदलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। समपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। अब देखिए फिर लक्ष्य का आपका प्रश्न समपोषक विकास के बारे में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। ये नेट में भी आएगा, मैंने आपको बताया था कि नेट का सिलेबस और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट सब सेम है, थोड़ा बस ऊपर नीचे आधा ज़्यादा और कम है, बाकी सेम ही है, एक दो यूनिट थोड़ा बदली हुई है, बाकी मैंने कहा कि एक सी हैं। तो 32 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी, 2030 तक। ठीक है, अगला प्रश्न का यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो बताइए इसमें से नवीकरण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर आपने सभी ने लगा लिया होगा कि सभी को पता है कि प्रकृति से जो है क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या नहीं मिलता है। तो ये नमक आपको बनाना पड़ता है, बनाते हैं ना, कहाँ बनता है बताइए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, इसको देख सकते हैं कि पुनर्स्थापना होता रहता है, नवीनीकरण प्राकृतिक स्रोत संशोधन कहे जाते हैं, स्वच्छ वायु, उर्वर मिट्टी, ताज़ा पानी आदि, जबकि नमक प्राकृतिक स्रोतों की श्रेणी में नहीं आता है ना। हालांकि बनता ये आपके प्राकृतिक स्रोत से ही, लेकिन करना पड़ता है वहाँ पर जाकर उसको। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। आप ही देखिए श्वसन से संबंधित कितनी प्रश्न बन चुके हैं आपके प्रदूषक के, तो इसको आप जरूर अच्छे से देखें। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिटेल है, इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ये आपका हो चुका है, ठीक है, 35 ही था ना, पीछे 34 था, हाँ 34 था, थोड़ा चेंजिंग है यहाँ पर। मानव श्वसन प्रदूषक कौन सा श्वसन तंत्र से जुड़ी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। देख लीजिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए घूम गया है, यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ भी श्वसन से संबंधित है, यहाँ भी श्वसन से संबंधित है, लेकिन श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि सेम क्वेश्चन है शायद, लेकिन थोड़ा चेंज है यहाँ पर। अब देखिए 35 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमने क्या उत्तर लगाया 34 में, यहाँ पर हमने लगाया है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न ऐसे ही हमारे। अब ये देखिए यहाँ पर श्वसन, यहाँ भी श्वसन से जुड़ी समस्या। अब मनुष्य ही श्वसन करता है, वैसे और भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर मानव से संबंधित, वहाँ सिर्फ श्वसन से संबंधित पूछा गया, और यहाँ पर जो मानव के श्वसन मार्ग को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती। मतलब प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं होती है, किससे होती है। और तो इसमें उत्तर आप बताएंगे किससे होता है। तो आपका 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये किससे होती है, इसको आपको देखना है। इसके क्वेश्चन से लास्ट वीडियो में भी करा है, डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर ये वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित होती तो ये कहाँ से होती है बताइए। इसको डिटेल यहाँ इसकी आपकी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मृदा में प्रदूषण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मृदा यानी कि मिट्टी से जो प्रदूषण का स्रोत है वो कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है नहीं पूछा है। तो 37 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी, हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकीय पद चिन्ह का क्या निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है पारिस्थितिकीय पद चिन्ह का बताना है इसमें। तो इसका उत्तर आपका 38 का उत्तर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है जल प्रदूषण में। ठीक है, तो 39 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा ए, कृषि में। ठीक है भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है ये।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण को अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। दोस्तों अगर इस तरह की जो शब्द आते हैं तो आपके इंग्लिश में भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको पढ़कर अपने जो कन्फ्यूजन है प्रश्न शब्दों को लेकर उनको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को देख लीजिए। आपको प्रश्न मैंने बता दिया है तो आप इसका उत्तर भी जल्दी से बताइए। क्या आपका इसका उत्तर होगा? कौन सा उपागम मानव पर्यावरण को अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? तो ये है वाटरशेड विकास उपागम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्टली ये पूछा जाता है। जापान से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पारा। अभी आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं और पारा के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। क्यों होता है, शीशा क्यों होता है, पारा क्यों होता है ना। मीनामाता आपदा पारा का कारण हुई थी। इस शरीर में बीमारियां पारा की अधिकता के कारण प्रारंभ में बीमारी जापान की मीनामाता खाड़ी से पारा संक्रमित मछलियों को खाने से हुई थी। इससे शरीर के अंग, होठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों को धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। हर एक चीज़ की जो है पढ़िए ध्यान से। ताज़ा जलशायों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है। ताज़ा जलशायों में बताना है जैविक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें बताइए उत्तर क्या होगा आपका। तो इसमें आपका 42 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मल जल की बाह्य स्राव। अब ये देखिए ताज़ा जल जलाशयों में वही प्रश्न मल जल का तीसरी बार बन रहा है, लेकिन हर बार अलग अलग तरह से आपके सामने आया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षा कौन है? करंट में ये प्रश्न जाएगा, जीके में ये प्रश्न जाएगा, पर्यावरण में जाएगा। 3 जगह यही प्रश्न आपका जाएगा। अब आप बता दीजिए उसका उत्तर क्या होगा। तो आपका इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा। तो इसका उत्तर बताया नरेंद्र मोदी जी हैं, और कौन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? तो कौन सी ठहर पाएगी? सीधा सीधा इसमें उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। मीथेन जो है ज़्यादा समय के लिए ठहर पाती है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़िए। मीथेन से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अब देखिए नेट के सिलेबस में भी जाएगा, आपके जीके में भी होगा और आपके पर्यावरण में भी होगा, नेट के सिलेबस में भी आएगा आपके। और ये आता ही है प्रश्न, इसको जरूर नोट डाउन करें। इसको आप 90% यानी 95% मान के चलें। तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, जैव विविधता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? यहाँ पर ये उत्तर आपको दिखाई भी दे रहा है। बाढ़ सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा है। कहाँ पर? भारत में। आती तो सभी आपदाएं हैं, भूकंप भी, भूस्खलन भी, ज्वालामुखी तो खैर नहीं सुना, लेकिन भूकंप भूस्खलन तो बहुत सुने हैं, लेकिन बाढ़ जो है आपदा सबसे अधिक आती है। और ये किधर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा किधर आती है ना। अब यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न अगला है, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम की एक संदूषक के रूप में कार्य करता है या कारक होता है। तो क्या उत्तर होगा? 49 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर इसकी डिटेल है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। अब चिपको आंदोलन से संबंधित कई लोग हैं, अरुंधति राय भी हैं, मेधा पाटेकर भी हैं, लेकिन सर्वप्रथम आरंभ किसने किया था हमें यहाँ ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से देखा करो। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसने आरंभ किया था। 4 के नाम हैं, चारों ही से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत बतानी है तो शुरुआत बता देते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। यहाँ पर डिटेल है। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुँचाता है? कितना अच्छा प्रश्न है ये। तो कौन सा आपने लगा लिया होगा, कौन सा अधिक पहुँचाता है, सभी इससे वाकिफ़ हैं, जल मौसमी प्रकोप। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा मीथेन का स्रोत है? देखिए मीथेन से फिर प्रश्न बन चुका, मैंने कहा था मीथेन से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, आर्द्र स्थल वेटलैंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन को प्राप्त होती है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या बन रहा है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, इसको जरूर नोट करें, हाइड्रोजन से भी प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है।
तो अब पर्यावरण में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका उत्तर बताइए, किसके द्वारा गढ़ा गया ये? तो ये गढ़ा गया है पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम, क्योंकि पर्यावरण ही लगाएंगे पेड़। स्वच्छ वायु नहीं, सामाजिक वन, हाँ यहाँ भी हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? बायोगैस का फिर से आपका प्रश्न बन चुका है। बायोगैस से संबंधित प्रश्न आपके ऊपर भी बने हैं 2, तो इसका आपको उत्तर बताना है। जल्दी से बताइए, इससे संबंधित क्या है बायोगैस के? देखो, बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन से बनेंगे इसमें? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके प्रमुख तत्व हैं, किसके? बायोगैस के। अब देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, ये भी प्रश्न आपका जीके हर एक में बन सकता है। तो 56 का आपका सी, जलवायु परिवर्तन। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़िए, थोड़ा शायद मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। इस प्रकार से आपके ये 56 प्रश्न तैयार हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी सभी को, और आप इसके उत्तर से भी सेटिस्फाई होंगे। और बुक के जो मैंने नाम बताए आप बुक ले सकते हैं। अगर आपको नहीं खरीदनी है तो मैं आपकी तैयारी करा ही रही हूँ। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो पसंद करिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी वीडियो से जुड़े रहिए।